नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर बरहानिया में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछले भाग के अंदर प्रश्नमाला 10.2 के प्रश्न संख्या 8 तक किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। इसके अंदर प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र H है। AH, BH और CH के मध्य बिंदु क्रमशः X, Y और Z है, तो सिद्ध कीजिए X, Y, Z का लंब केंद्र भी H है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कौन सा है? ABC। तो ABC त्रिभुज बना दिया और इसका लंब केंद्र H है। लंब केंद्र का मतलब हुआ शीर्ष से सम्मुख भुजा के ऊपर सीधा 90 डिग्री कोण, ये लंब केंद्र होता है। और ये भी एक लंब केंद्र है और ये भी एक लंब केंद्र है। तो लंब केंद्र A से जो लंब केंद्र है वो H तक है, AH, और BH नहीं, ये नहीं, AH, BH और CH के मध्य बिंदु, अर्थात ये बिंदु H है, समझ में आ गया। अब इसका मध्य बिंदु AH का मध्य बिंदु क्या है? X है, अर्थात इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? X हो गया। और दूसरे का BH का मध्य बिंदु क्या हो गया? Y, तो BH का मध्य बिंदु हो गया Y। इसी प्रकार CH का मध्य बिंदु क्या हो गया? Z, अर्थात ये कौन सा हो गया? Z हो गया। अब पूछा है एक्स वाई जेड एक त्रिभुज बनाता है, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड कौन सा बनेगा? ये तो हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो ये एक्स वाई त्रिभुज बना दिया। ये देखो, अब आपको पूछा है ए बी सी का लंब केंद्र तो एच था, तो आपको ये भी सिद्ध करना कि एक्स वाई जेड इसका भी लंब केंद्र एच है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम दे दो डी ई एफ, नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया हमें? त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र H है तथा अब देखो इसके अंदर AD, ये लंब केंद्र, इसका मतलब क्या है? AD जो रेखा है लंब केंद्र है वो किसके ऊपर लंबवत है? BC का। तो AD लंब BC तथा जो AE है वो यहाँ पर लंब है AC के ऊपर, तो यहाँ हो गया BE लंबवत है AC, व CF किसके ऊपर लंबवत है? AB पर, तो CF भी लंबवत है किसके ऊपर? AB के ऊपर। ये हमें आपको दिया हुआ, क्योंकि तीनों लंब केंद्र है, लंब केंद्र वाली रेखाएं आपस में सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये इसके ऊपर लंबवत हो गई, ये इसके ऊपर लंबवत हो गई और ये वाली इसके ऊपर लंबवत हो गई। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र क्या है? H, अर्थात आपको एक्स वाई जेड इसका भी लंब केंद्र क्या होगा? H होगा। अर्थात आपको ये करना, जो एक्स वाई जेड वाली तीनों भुजाएं हैं इसके ऊपर भी ये लंबवत होनी चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे उत्पत्ति के अंदर। देखो, हम सबसे पहले ये त्रिभुज लेते हैं HBC, त्रिभुज HBC में इस त्रिभुज के अंदर देखो HB का मध्य बिंदु Y है और HC का मध्य बिंदु Y है। जब त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। देखो HBH, ये भुजा और ये भुजा का मध्य बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा इसकी क्या होगी? समांतर होगी। तो HBH के अंदर क्या हो जाएगा? BC समांतर YZ है या नहीं है? अब देखो ये दोनों समांतर है, यदि AD रेखा इसके ऊपर लंबवत है तो इसके ऊपर भी क्या होगी? लंबवत होगी। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपन को? ये नाम दे दो यहां पर PQR। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? XP किसके ऊपर लंबवत है? YZ के ऊपर। तो यहां से हो जाएगा XP लंबवत YZ। समझ में आ गया? इसको समीकरण नंबर क्या देंगे? 1 देंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर है, इसके ऊपर हमें दिया हुआ है कि लंबवत है, तो इसके ऊपर भी तो लंबवत होगा। तो हमें क्या लिखा? XP लंबवत YZ। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे? ये वाला त्रिभुज ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो।
एच ए बी में। अब एच ए बी के अंदर देखो इस भुजा का ये मध्य बिंदु है और इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, तो किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो दोनों ये समांतर हो गई, तो क्या हो गई, ए बी समांतर एक्स वाई। तो यहाँ पर हो गया ए बी समांतर एक्स वाई। अब जब ये दोनों लाइन समांतर है और हमें दे रखा है कि जो ये पूरी वाली लंब रेखा है वो इसके ऊपर लंबवत है, तो इसके ऊपर भी तो लंबवत होगी। तो यहाँ पर लंबवत है तो यहाँ पर भी लंबवत होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया, जेड क्यू लंबवत, जेड क्यू लंबवत किसके होगा, एक्स वाई के। ये हो गया एक्स वाई समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार इस त्रिभुज के अंदर देखो एच ए सी तथा त्रिभुज एच ए सी में, इसके अंदर भी देखो इस ए एच का मध्य बिंदु x है और इस एच सी का मध्य बिंदु z है। अब इस दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा का क्या होगी, समांतर। तो यहाँ पर AC समांतर XZ हो गया, तो यहाँ से हो गया AC समांतर XZ। जब ये दो लाइन समांतर है और इसके ऊपर हमें पता लंबवत है, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, YR जो लंबवत है वो किसके ऊपर है, XZ के ऊपर। तो यहां से हो गया YR लंबवत XZ समीकरण नंबर 3। समझ में आया, क्योंकि देखो ये पूरी इसके ऊपर लंबवत है तो इसके ऊपर भी तो लंबवत होगी और इसके ऊपर भी लंबवत होगी और इसके ऊपर भी लंबवत होगी। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा इसके ऊपर ये लंबवत है, इस भुजा के ऊपर ये लंबवत है और इस भुजा के ऊपर ये लंबवत है, और ये तीनों ही रेखा कहां से गुजरती है, बिंदु ऐसे ही तो गुजरती है। तो इस एक्स वाई जेड का भी लंब के अंदर क्या हो गया, एच हो गया। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से एक्स वाई जेड, एक्स वाई त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र एच होगा। समझ में आया, इतनी सीधा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 9 है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो 10वां प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं AB और AC से समदूरस्थ हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब BC में वह बिंदु, मतलब BC के ऊपर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो AB और AC अर्थात AB और AC से समदूरस्थ है। अब हम जानते हैं AB और AC से समदूरस्थ बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए इस कोण A का संधि भाजन करना पड़ेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोण A का संधि भाजन रेखा AX खींचा। सबसे पहले एक रेखा खींचा, संधि भाजन रेखा होगी जो BC को D पर काटा, मतलब BC को कहां, किस बिंदु पर काटेंगे अपन, D बिंदु पर काटेंगे। अब क्या करेंगे, इसको X, ये लाइन सीधी X दे देते हैं, ठीक है। अब जो AD रेखा है वो कहां पर काटा, BC के ऊपर काटा। अब AD रेखा पर कोई बिंदु P लेते हैं, इस पर कोई भी एक बिंदु P ले लो, यहां पर ले लेते हैं। अब इस पर अपने अर्धक किया, मतलब इस कोण का दो बराबर भागों में बांटा, तो इस पर कोई भी बिंदु होगा वो इस पर क्या होगा, लंबवत होगा या नहीं होगा, लंबवत होगा। तो अपन इस बिंदु का नाम P दे देंगे, इसका नाम X और नहीं M और N दे देते हैं। तो यहां पर अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज APM व दूसरा त्रिभुज होगा APN में। अब इस त्रिभुज में अपन क्या करेंगे, दोनों सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम से अपन को क्या मिलेगा, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो जाएगी, बराबर होगी।
अर्थात P इस रेखा पर कोई भी कहीं पर भी बिंदु ले लो, वो इस रेखा से दूरी बराबर होगी। तो ये रेखा आगे बढ़ती है, यहाँ D पर काटती है, तो ये दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम सबसे पहले दोनों त्रिभुज के अंदर सर्वांग समता लगाएंगे। तो सबसे पहले AP बराबर AP क्या हो गया, उभयनिष्ठ। उसके बाद में ये और ये कोण क्या है, बराबर। तो यहाँ लिखे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण A का अर्धक है, दिया गया। ये भी क्या है, हमने रचना से किया, अर्धक किया, समझ में आ गया। अब उसके बाद में ये कोण और ये कोण भी क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि इस रेखा इस पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण AMP बराबर कोण ANP 90 डिग्री। अब 3 कंडीशन हो गई, एक भुजा और 2 कोण, तो क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज APM सर्वांग सम त्रिभुज APN, ये हो गया। और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, समान। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपन को PM दूरी PM के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया, PM बराबर PN। अब यहां से अपन को क्या मिला, अतः बिंदु P से AB व AC से, बिंदु P AB और AC से समान दूरी पर है। ये बिंदु P इससे और इस दूरी से समान दूरी पे है। अब P बिंदु जरूरी नहीं है, कोई भी AD पर रेखा ले लो, मतलब AD पर कोई भी बिंदु, तो लिखेंगे AD पर कोई भी बिंदु AB व AC से समदूरस्थ हैं। अब इस पर कोई भी बिंदु लो, वो AB और AC से समदूरस्थ है, तो ये जो D बिंदु है ये भी इससे और इससे क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC रेखा पर स्थित बिंदु D AB व AC से समदूरस्थ हैं, इतनी सीधा यहाँ पर लिखना। अतः समझ में आ गया क्या क्या, देखो सबसे पहले हम कोण A का अर्धक किया, अर्धक कोण के दोनों कोण बराबर हो गए। और हम जानते हैं इस बिंदु से P पर इसके ऊपर हमेशा लंबवत रेखा होती है और इस पर भी लंबवत रेखा होती है। तो हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया, सर्वांगसम करने से क्या मिला, ये दूरी और ये दूरी बराबर मिल गई। अब P बिंदु AB और AC से समान दूरी है। अब AD या AX पर कोई भी बिंदु ले लो, वो AB और AC से क्या होगी, समदूरस्थ होगी। तो BC के ऊपर भी D बिंदु लिया, ये इसी रेखा पे आ रहा है, तो ये भी AC और AB और AC से क्या है, समदूरस्थ है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नमाला 10.2 पूर्ण हो चुकी है। हम अगले भाग में एक नए अध्याय के साथ शुरू करेंगे और प्रश्नमाला 10 आपको अच्छी तरह से बार बार मिलानी है, तभी ये तैयार होगी। तो हम कल इसका कक्षा पाठ मिलेंगे और उसके अगले दिन हम एक नए अध्याय के साथ अध्याय 11 शुरू करेंगे। और आज के लिए धन्यवाद।